स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्शन नंबर एच है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो रिएक्शन एच को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड से मतलब है कि दो पाई बॉन्ड होंगे जो आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे, जिसे कॉन्जुगेटेड डाइईन कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होगा। देखो, यहां पे हम ले लेते हैं कि कोई कॉन्जुगेटेड एल्कीन है कुछ इस तरीके की कि यहां पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, और इस 4 कार्बन की जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है इसके साथ हमें एडिशन करना है HBr का डिफरेंट टेम्परेचर पे। वन इज -80 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया जा सकता है, और माइनस की जगह +80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक बार लोअर टेम्परेचर पर और एक बार हायर टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी हो सकता है। कहने का मतलब एक जो टेम्परेचर मिलेगा वो आपको नेगेटिव में मिलेगा, एक जो टेम्परेचर मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। अब इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और Br यहाँ लग जाएगा, और एक बार डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। सेम नीचे भी बनेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे Br लग जाएगा, और सेम यहाँ पर भी बनेगा कि यहाँ Br आ जाएगा और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो फर्क क्या हुआ कि अगर लो टेम्परेचर पे कराएं और हाई टेम्परेचर पे कराएं तो क्या फर्क आता है। तो देखो कहानी कि अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जाए तो फिर जो मेजर है वो ये आ जाएगा और माइनर ये आ जाएगा। जब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जाए तो मेजर ये आ जाएगा और माइनर ये आ जाएगा। क्लियर है कहानी। तो किस तरीके से ये बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट जो बने हैं वो किस तरीके से बने हैं। तो देखो ध्यान से, इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द मैकेनिज्म। यहाँ पर मैंने एक एल्कीन ले लिया है। क्या ले लिया है मैंने? एक एल्कीन ले लिया है। चलिए मैंने एक एल्कीन ले लिया है। एल्कीन की रिएक्शन सबसे पहले मैं किससे कराने वाला हूँ? सबसे पहले मैं कराने वाला हूँ H+ के साथ। किसके साथ? H+। HBr जो है वो H+ लूज करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, चारों जगह कार्बन है तो बॉन्ड यहाँ से यहाँ रोटेट होगा, तो ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव जो है वो H+ को ले लेगा। जैसे H+ को लेगा, क्या यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये जो कार्बोकेटाइन बना है क्या रेजोनेंस कर रहा है? क्या बिल्कुल कर रहा है। तो ये रेजोनेंस अगर करेगा तो क्या होगा कि ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 1 डिग्री पर। बोलो आएगा कि ना आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। हम जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको दे देते हैं, दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज द नंबर 2। दो तरह के कार्बोकेटाइन हमारे पास बने हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी Br- डाल दिया और यहाँ पे भी क्या किया, Br- डाल दिया। क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, जब Br- हमने ऐड किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा ब्रोमीन और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ब्रोमीन और डबल बॉन्ड। बोलो आ जाएगा कि ना आ जाएगा? इसी तरीके से हमने इस प्रोडक्ट को नाम दे दिया है, इसको P और इसको दे दिया है Q। तो हमारे पास दो तरह के इंटरमीडिएट हैं, फर्स्ट और सेकंड, और दो ही तरह के प्रोडक्ट है P और Q। क्लियर। ये जो प्रोडक्ट बना है P वाला, ये प्रोडक्ट किससे बना है भाई? ध्यान से देखो, क्या अगर हम जो कंपाउंड है अगर उसकी नेमिंग कर दें तो क्या इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे? बोलो बोलेंगे कि ना बोलेंगे? तो मुझे बताओ, P के अंदर जो ब्रोमीन है वो कौन से नंबर पे लगा है? 2 नंबर पर, जबकि हाइड्रोजन कौन से नंबर पे लगा है? 1 नंबर पर। तो दिस इज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड 1,2 प्रोडक्ट। क्या कहा जाएगा इसको? 1,2 प्रोडक्ट कहा जाएगा। जबकि अगर आप Q को देखेंगे तो इसमें ब्रोमीन 4 नंबर पे लगा है, जबकि हाइड्रोजन कौन से नंबर पे लगा था? 1 नंबर पे लगा था, क्योंकि रेजोनेंस से बना है। तो क्या हो गया है, दिस इज कॉल्ड 1,4 प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट बने हैं, 1,2 प्रोडक्ट एंड 1,4 प्रोडक्ट। कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, कौन लो टेम्परेचर पे मेजर आएगा, कौन हाई टेम्परेचर पे मेजर आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो चलिए देखो ध्यान से, जब भी बात आती है किसकी, लो टेम्परेचर की, तो एट लो टेम्परेचर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है KCP। बोले तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट।
क्या कहा जाता है इसको? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? उसी तरीके से अगर बात करें एट हाई टेम्परेचर पे बात करें तो जो हाई टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है टीसीपी। बोले तो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडाइनामिकली क्या नाम हो जाएगा? थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। दिस इज द थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब बात ये आती है कि लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है वो केसीपी है और हाई टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहा जाता है? टीसीपी कहा जाता है। तो कहने का मतलब दो प्रोडक्ट टीसीपी बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट केसीपी बन रहे हैं, पर उन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये कैसे डिसाइड करा जाए? तो देखो ध्यान से, जो केसीपी होता है उसका डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, उसको कैसे चेक किया जाता है? तो अगर आपको केसीपी को चेक करना है तो केसीपी के लिए आप क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। उसी तरीके से अगर आपको टीसीपी चेक करना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कहने का मतलब है कि केसीपी हमेशा जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है उसको केसीपी कहा जाता है और जहां एल्कीन स्टेबल हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे टीसीपी कहा जाता है। क्लियर? तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट केसीपी होगा और वही क्या होगा? मेजर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि ना हुआ? तो देखो ध्यान से, अब अगर हम डिसाइड करें कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो तरह के कार्बोकेटाइन थे, तो अगर मैं देखूं यहां पे फर्स्ट और सेकंड के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मुझे फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है वो 2 डिग्री दिखाई दे रहा है, जबकि सेकंड जो दिखाई दे रहा है वो 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, जबकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में रेजोनेंस है। तो अगर मैं देखूं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करूं तो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट से बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दिस इज द केसीपी। इसे क्या कहेंगे भाई? केसीपी कहेंगे। तो जरा चेक करो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करें। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करेंगे तो पी और क्यू में से कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? पी और क्यू में से क्यू इज ग्रेटर देन पी। क्यू की स्टेबिलिटी पी से ज्यादा है, तो क्यू जो बन रहा है, क्यू जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा टीसीपी। बोलो हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो कहने का मतलब जो क्यू वाला प्रोडक्ट बना है वो हाई टेम्परेचर पे बना होगा, जबकि पी वाला जो टेम्परेचर बना है वो लो टेम्परेचर पे बना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा कभी भी फिक्स नहीं है कि हमेशा 1-2 प्रोडक्ट ही केसीपी होगा और 1-4 प्रोडक्ट ही टीसीपी होगा। 1-2 प्रोडक्ट केसीपी भी हो सकता है, टीसीपी भी हो सकता है, 1-4 प्रोडक्ट केसीपी भी हो सकता है, टीसीपी भी हो सकता है, बट ये हमेशा फिक्स है कि केसीपी लो टेम्परेचर पे बनता है जबकि टीसीपी हमेशा हाई टेम्परेचर पर बनता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि ना आया? चलिए, तो देखो इस तरीके से इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक, अब आपको इसमें HBr का एडिशन करना है तो हमें पता है इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट आने वाले हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। अब आपको कैसे डिसाइड करें कि कौन केसीपी होगा कौन टीसीपी होगा? तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना के चेक करें, इमेजनरी। पहले मैं रफ वर्क कर रहा हूं, रफ वर्क करने के बाद हम इसको पूरी तरीके से हटा देंगे। ये चीजें सब हमारे माइंड में चलनी चाहिए, जिसको मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो देखो ध्यान से, रफ में हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो एल्कीन जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है उसमें कार्बोकेटाइन कहाँ का बनाओ? जहां पे डबल बॉन्ड है। एक बार कार्बोकेटाइन यहां बनाया, ठीक है, और एक बार कार्बोकेटाइन हमने यहां पे बना लिया, एक बार कार्बोकेटाइन हमने यहां पे बना लिया और एक बार कार्बोकेटाइन हमने यहाँ पे बना लिया। बोलो बनाया कि ना बनाया? जब हमने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया तो ये डबल बॉन्ड सेफ था, जब हमने कार्बोकेटाइन यहाँ बनाया तब भी डबल बॉन्ड सेफ था, जब हम यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और जब कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। जरा ध्यान से देखो, क्या इस वाले कार्बोकेटाइन का तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो ये तो कैंसिल हो गया। इस वाले कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस हो रहा है तो इसको थोड़ा सा सिक्योरिटी में डाल दो। इस वाले कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। अरे इस वाले कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस हो रहा है पर ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ दोनों में से? ये। तो क्या ये वाला कार्बोकेटाइन बनाना
ज़्यादा आसान है, ये इजीली बन जाएगा कि ना बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ना। तो चलो हटा दो अब सबको, ये रफ वर्क जो हमने किया था उसको हटा देते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमने कार्बोकेटाइन को बना लिया है। तो क्या कार्बोकेटाइन हमारे पास आया है, देखो ध्यान से। जब हमने H+ जोड़ा तो किस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये H+ ले लेगा। बोलो लेगा कि नहीं लेगा। तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे ये रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर भी प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें Br- ऐड करना है, Br- ऐड करना है। तो बताओ जरा, अगर इसमें Br- ऐड करते हैं तो क्या Br यहाँ आ जाएगा, और इसमें Br- ऐड करते हैं तो क्या इसमें Br यहाँ आ जाएगा। मुझे बता दो कि कौन सा प्रोडक्ट केसीपी और कौन सा टीसीपी। जरा देखो ऊपर कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, केसीपी। अरे ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये तो है 1,2 प्रोडक्ट। बोलो है कि नहीं है। इसी तरीके से ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टीसीपी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल्कीन का स्टेबिलिटी देखा जाता है, जो कि एल्कीन ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास 3, 3, 6 और 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हमने जीओसी में पढ़ा था, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चेक करना होता है। ये प्रोडक्ट जो बना है वो 1,4 से बना है। किससे बना है भाई, 1,4 एडिशन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, 1,4 एडिशन, जबकि यहां क्या हुआ है, 1,2 एडिशन। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ, समझ में आया कि ना आया। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। क्या कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी आपको जैसे एंथ्रासीन दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, एंथ्रासीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल 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 डबल। अगर आपकी इसके साथ रिएक्शन करवा दी जाए Br2 के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, जो प्रोडक्ट आने वाला है वो एकदम बीच वाले रिंग पे लगेगा, बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। दिस दिस दिस, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। जब भी कॉन्जुगेशन में कोई एल्कीन आ जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कुछ इस तरीके से हमें करना है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर GH के बाद हम आ जाते हैं I पर। I नंबर की जो रिएक्शन हो जाएगी वो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी। चलिए दिस इज द रिएक्शन नंबर I। रिएक्शन नंबर I में हम ले लेते हैं एडिशन ऑफ NOCl। क्या ले लेते हैं भाई, एडिशन ऑफ NOCl। NOCl को टिल्डन रिएजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिल्डन रिएजेंट कहा जाता है किसको, NOCl को। तो हमें जो टिल्डन रिएजेंट है उसका क्या करना है, हमें एडिशन करना है। क्या करना है, हमें एडिशन करना है। चलिए कैसे करेंगे एडिशन, जैसे कि मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2 आपको दिया हुआ है और हमें क्या ऐड करना है, NOCl। NO पे प्लस है, Cl पे माइनस है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, NO करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बहुत आसान कि CH2 क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन के निकलेगा कि ना निकलेगा। बोलो समझ में आएगा कि ना आएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फाइनली क्या होगा कि जो Cl माइनस है वो अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं टिल्डन रिएजेंट के साथ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आई के बाद हम आ जाते हैं किस पर, रिएक्शन नंबर J पर। रिएक्शन नंबर जो J हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि जिसका नाम है एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। चलिए लिखते हैं एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। दैट मीन्स HBr का हमें एडिशन कराना है एल्कीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में, जिसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी इसे कहा जा सकता है, या फिर इसे खराश इफेक्ट भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है इसको, खराश इफेक्ट भी कहा जा सकता है। तो देखो ध्यान से, क्या है खराश इफेक्ट, दिस इज द खराश इफेक्ट, या जिसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोल सकते हैं,
जिसे हम H2O2 का एडिशन HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसके नाम रखे जा सकते हैं। तो ये जो इफेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, जिसे हमने अभी तक मार्कोनिकॉफ तो पढ़ा था, पर अब जो नया आया है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो ध्यान से, क्या होता है अगर कोई एल्कीन आपको दिया हुआ है और आप किसका एडिशन करा रहे हैं, HBr का एडिशन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एक बार हम किसी के प्रेजेंस में नहीं करवा रहे हैं, पर एक बार जो है वो हम यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है भाई, वो एडिशन हो रहा है जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है H2O2 के प्रेजेंस में, दैट मीन्स परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, दिस इज द परऑक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन हो रहा है। जब HBr के प्रेजेंस में एडिशन होगा नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली HBr आ जाएगा, ठीक। तो क्या होगा प्रोडक्ट, बताओ कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होगा। और मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है। पर जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ की बात आती है, एंटी मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कार्बोकेटाइन जहां कम स्टेबल है वहां पे कौन लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। समझ में आया कि ना आया, किस तरीके से होता है ये सब कुछ। तो चलिए इसको जानते हैं, किसके थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू। किसके थ्रू जानते हैं भाई, मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखो ध्यान से, क्या होता है, ये भी एक रेडिकल मैकेनिज्म है जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे कि स्टेप फर्स्ट इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या कहा जाता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। सबसे पहले चेन को इनिशिएट करना है। क्या करना है, चेन को इनिशिएट। कैसे करोगे चेन को इनिशिएट, जो हमने परऑक्साइड लिया है, चाहे H2O2 ले लो या R2O2 ले लो, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, होमोलाइटिक फिजन हो जाता है और बन जाता है ऑक्सीजन रेडिकल। जो ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा वो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा HX के साथ और HX के अंदर भी क्या कर देगा, होमोलाइटिक फिजन कर देगा और बना देगा ROH प्लस X रेडिकल। बोलो बनेगा कि ना बनेगा, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे X रेडिकल का इनिशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो परऑक्साइड है उसका क्या रोल है, परऑक्साइड इज अ रेडिकल इनिशिएटर। अगर रेडिकल को इसने इनिशिएट कर दिया तो जो भी रिएक्शन है आगे की वो सारी रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती हुई चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे, स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 इज कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन स्टेप। दिस इज द चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर क्या होगा भाई, कि जो एक्स रेडिकल यहां पर बना है वो रिएक्शन करेगा इस एल्कीन के साथ। इस एल्कीन का भी क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा। अगर होमोलाइटिक फिजन होगा तो मुझे बताओ रेडिकल कहाँ ज्यादा स्टेबल है, रेडिकल ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री पर। बोलो है कि नहीं है। क्या यही स्टेप RDS होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी के अंदर क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। क्लियर है कि नहीं है। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो देखो आगे, और आगे बढ़ते हैं हम, कि जो ये रेडिकल बना है ये बचे हुए HX के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे कि हमने हेलोजिनेशन में पढ़ा था, किसके साथ, Cl2 या X2 के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये H जो है वो यहाँ जाके लग जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा दिस। बोलो बनेगा कि ना बनेगा। और यहाँ पे कौन फ्री हो जाएगा, X रेडिकल फ्री हो जाएगा। ये X रेडिकल बार बार रिएक्शन में घूमता रहेगा तब तक कि सारा का सारा खत्म ना हो जाए। पर अगर फिर भी खत्म नहीं होता है तो हम यूज करते हैं स्टेप 3 जिसका नाम है चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या नाम है भाई इसका, चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें हम जितने भी रेडिकल्स हैं उन सबको खत्म कर सकते हैं। लाइक X रेडिकल को X रेडिकल से मिला के X2 बना सकते हैं। बोलो समझ में आया कि ना आया। अगर इस पर नॉट पॉइंट पे चर्चाएं की जाए इस मैकेनिज्म के बारे में तो क्या बोल सकते हैं हम, सबसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। बोलो बनता है कि ना बनता है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल रिएक्शन यहां तभी पॉसिबल है जब जितने भी प्रोपेगेशन स्टेप्स हों वो क्या हो जाएं, वो हो जाएं एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएं, एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, एनर्जी ऑटोमेटिकली निकल जाए। तो क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे लिख लें इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है भाई। क्या लिखें कि दिस रिएक्शन, दिस फ्री रेडिकल रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं, दिस
फ्री रेडिकल रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन ऑल प्रोपेगेशन स्टेप, व्हेन ऑल की जगह हम बोथ भी लिख सकते हैं क्योंकि दो प्रोपेगेशन स्टेप हमारे पास थे। देखो ध्यान से, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड P1 और दिस इज कॉल्ड P2। तो जो दोनों प्रोपेगेशन स्टेप्स है इज पॉसिबल व्हेन बोथ प्रोपेगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। कैसा हो भाई? एक्सोथर्मिक हो जाए तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट नंबर 3 में बात करें कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, लाइक जैसे अगर हम बात करें CX के केस में, तो यहाँ पे CFB है, यहाँ पे CCl भी है, यहाँ पे CBr भी है और यहाँ पे CI भी है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का होता है, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड का साइज बड़ा होता है, इसलिए बॉन्ड वीक हो जाता है। उसी तरीके से अगर HX बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे HF भी है, HCl भी है, HBr भी है और HI भी है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा भाई? HF का होगा, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि जो जितने भी HX होते हैं उसमें केवल HBr होता है जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करता है, बाकी कोई भी नहीं करता। तो क्या लिखें? अमंग ऑल HX ओनली HBr शो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन because it has both propagation steps are exothermic। कहने का मतलब इसके दोनों जो प्रोपेगेशन स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो एक्सोथर्मिक होते हैं। बोलो समझ में आया कि ना आया? क्लियर? पॉइंट नंबर 5, जो HCl और HI है, HCl एंड HI क्या वो कर सकते हैं क्या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? नहीं कर सकते। HCl एंड HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या शो करते हैं? ओनली मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर? HCl एंड HI shows मार्कोनिकॉफ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। अगर H2O2 दे दिया जाए, पेरोक्साइड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? पर ऑक्साइड दे दिया जाए, तब भी ये हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन ही शो करते हैं। इसका क्या रीजन है? तो चलिए रीजन जान लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें किसके लिए? HI और HCl के लिए, 4 HCl एंड HI के लिए अगर बात करें तो देखो यहां पे लिख लेते हैं, एक तरफ HCl एक तरफ लिख लेते हैं HI। क्लियर? सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? प्रोपेगेशन स्टेप पर। तो यहां लिख लेते हैं P1 और यहां लिख लेते हैं P2। समझ में आया कि ना आया? तो चलिए इस टेबल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चाएं कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं सबसे पहले P1 की बात करूं तो P1 के अंदर कौन आता है? जो X है, X वो एक बार फ्लोरीन है, X जो है वो क्लोरीन। अच्छा जरा चेक करो कि X P1 के अंदर क्या करना है हमें? P1 के अंदर जो X रेडिकल है वो अटैक कर रहा है किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? देख लो ध्यान से, P1 में आपको X रेडिकल दिख रहा होगा, तो X रेडिकल जो दिख रहा है उसमें X की जगह क्लोरीन हो सकता है, X की जगह ब्रोमीन हो सकता है, X की जगह आयोडीन हो सकता है। मुझे बताओ X रेडिकल जो होगा वो सबसे ज्यादा अटैक कहाँ करेगा? बोलो कहाँ करेगा भाई? कहाँ करेगा? सबसे ज्यादा अटैक करेगा फ्लोरीन पर, क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम है, यहाँ पर स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसका जो डेल एच है वो क्या आ जाएगा? लेस देन 0। कहने का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्या कि अगर HCl ले लेते तब भी ये रिएक्शन आसानी से हो जाती, अरे Br ले लेते तब भी आसानी से हो जाती, पर अगर आप आयोडीन ले लेते, आयोडीन इज अ बिगर साइज, इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं जा पाएगा, तो इसलिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल एच क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसके लिए? P2 के लिए। किसके लिए बात करें भाई? P2 की। P2 के बारे में क्या है कहानी? तो देखो ध्यान से, ये ले लेते हैं यहाँ पे P2 में भी क्या है? X की जगह पर हम एक बार
फ्लोरीन ले सकते हैं, एक बार क्लोरीन ले सकते हैं, एक बार ब्रोमीन ले सकते हैं और एक बार आयोडीन ले सकते हैं। अब ध्यान से देखो P2 के अंदर क्या हो रहा है। P2 के अंदर HX का बॉन्ड टूटेगा। अब HX के बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छी किसकी है? फ्लोरीन की है। मतलब ये फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत टाइट है, क्या है? बहुत स्ट्रांग है। तो इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल एच का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगा। बोलो होगा कि ना होगा? उसी तरीके से अगर हम बात करें कि F के लिए, तो F के लिए क्या होगा? उसके लिए भी ग्रेटर होगा, क्योंकि बॉन्ड इतना आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता, जबकि HBr के लिए ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? तो इसके लिए लेस देन 0। अरे आयोडीन तो बहुत ही आसान, इजीली टूट जाएगा। तो जरा चेक करो किसके लिए? दोनों के दोनों जो प्रोपेगेशन स्टेप्स हैं वो क्या हैं? वो एक्सोथर्मिक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे HBr आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज द बोथ प्रोपेगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। बोलो है कि नहीं है? जबकि HCl को अगर आप देखोगे, किसको देखोगे आप? HCl को आप देखोगे तो HCl के लिए बात करें तो जो P1 होगा वो कैसा है? वो तो एक्सोथर्मिक है, पर जो P2 है वो एंडोथर्मिक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या लिख दें हम कि इसके लिए P1 जो है वो तो क्या है? वो है एक्सोथर्मिक, पर जो P2 है वो क्या है? वो है एंडोथर्मिक। बोलो है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और बात करें HI के लिए, तो HI के लिए जो है पहला स्टेप क्या है? पहला जो स्टेप है वो तो है कुछ इस तरीके का कि यहाँ पे एंडोथर्मिक है, जबकि दूसरा स्टेप है एक्सोथर्मिक। बोलो है कि नहीं है? तो क्या हम इसके लिए लिख दें कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो तो एंडोथर्मिक होता है, पर जो सेकंड स्टेप होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ? तो क्या हम बोल सकते हैं कि जिसके लिए दोनों प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होंगे वही एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो करेगा, जो कि कौन है? HBr है। कौन है भाई? HBr। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहा, और हमने एग्जांपल ले लिया है सबसे पहले HI, फिर इसके बाद ले लिया है HI इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 पेरोक्साइड। इसके बाद ले लेते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। इसके बाद ले लेते हैं हम क्या? HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, और हम ले लेते हैं नॉर्मली HBr। तो बताओ क्या क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट में मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? बिल्कुल मार्कोनिकॉफ। सेकंड में भी मार्कोनिकॉफ, थर्ड में भी मार्कोनिकॉफ, फोर्थ में भी एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ब्रोमीन यहां आ जाएगा। बोलो आएगा कि ना आएगा? ओ बिल्कुल गलत जवाब। क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा इस जगह। बोलो आ जाएगा कि ना आ जाएगा? उसी तरीके से HBr अगर लगा दें तो मार्कोनिकॉफ। समझ में आया? क्लियर हुआ कि ना हुआ? तो एक एग्जाम्पल और ले लें। तो ये लिया है मैंने एक एल्कीन और डाल दिया है HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्या आंसर आ जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ ब्रोमीन यहां लग जाएगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी तरीके से क्या HBr के अलावा कुछ और भी रिएजेंट है क्या जो एंटी मार्कोनिकॉफ शो करते हैं? हाँ बिल्कुल है। कौन कौन से हैं? देखो ध्यान से। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इनके अलावा और कौन कौन है? पहला है BrCCl3, BrCCl3, CCl4 होता है जिसमें एक ब्रोमीन आ चुका है, और अगर वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आ जाए तो वो भी क्या शो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। इसी तरीके से ICCl3। बोलो है कि नहीं है? उसी तरीके से CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। उसी तरीके से हम यहाँ ले लेते हैं क्या? H2S इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। बोलो समझ में आया कि ना आया? उसी तरीके से जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 R2O2 के प्रेजेंस में क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करता है। अब ध्यान से देखो कैसे इनका प्रोडक्ट बनेगा, कौन कहां पे लगेगा, ये कैसे डिसाइड करें? तो BrCCl3 में Br प्लस है और CCl3 क्या है? माइनस है। तो हमने इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, इसके लिए ट्रिक यूज करनी है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तो मैंने HBr का बताया। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि Br प्लस है, CCl3 माइनस है। अब हमने मार्कोनिकॉफ में क्या कहा था कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ न्यूक्लियोफाइल को वहां अटैक करा दो जहां पे कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? CCl3। तो यहाँ कौन लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। तो इसमें क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? CH3 CH CH2 CCl3, और यहाँ आ जाएगा आयोडीन। CCl4 में तो बहुत आसान, CH2, इधर भी CCl3 और यहाँ पर भी क्लोरीन। अरे H2S में आ जाओ,
H2S में यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा CH2SH। बोलो आ जाएगा कि ना आ जाएगा? क्लियर। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो CH3 CH, यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ बन जाएगा CH2 CH Cl2। दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो HBr के अलावा यही ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ शो करते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसके अंदर हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, दैट मीन्स खराश इफेक्ट, और हम जे रिएक्शन तक बात कर चुके हैं। क्लियर। और उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी जिसके अंदर हमने एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरी तरीके से इसमें जितने भी पार्ट थे जे तक वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ? अब हम जब भी रिएक्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि एल्कीन की ही रिएक्शन होगी पर थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट